हॅलो स्टुडंट्स, माय नेम इज अंकित गायकवाड आणि तुम्ही पाहत आहात गायकवाड फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड 11 क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये लेक्चर्स आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में, बोर्ड्स के मार्क्स इंप्रूव करने में एंड सीटी की प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो इससे पहले हम थोड़ी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। अभी आप 10th क्लास से 11 क्लास में आ गए हो। 10th तक आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट? बट अभी आपको 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, सो आप ऐसा मत समझिए कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पहले कभी पढ़ा ही नहीं। आप ये तीनों सब्जेक्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अभी आपके पास 3 सेपरेट बुक है, पहले तीनों सब्जेक्ट एक ही बुक में थे। ओके, देन अभी सेकंड बात है कि अभी अपने साइंस स्ट्रीम में हो, सो किसी ना किसी से सुना ही होगा अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से कि फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, फिजिक्स में मार्क्स ही नहीं आते, राइट? सो अकॉर्डिंग टू मी फिजिक्स एक सिंपलेस्ट सब्जेक्ट है, बट फिजिक्स को सिंपल मानने के लिए और सिंपल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन, इंटरेस्ट। फिजिक्स को आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना होगा एंड वो इंटरेस्ट हम आप में पैदा करेंगे, मीन्स हम टीचर्स आप में इंटरेस्ट पैदा करेंगे। बस आपको क्या करना है, एकदम कॉन्सेंट्रेशन से स्टडी करनी है ओनली। ओके, एंड सेकेंड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इमेजिनेशन। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। फिजिक्स हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। सो आप जब भी कौन सा भी कंसेप्ट पढ़ोगे, सो उस कंसेप्ट को अपने डेली लाइफ से रिलेट करो एंड इमेजिनेशन पावर इंक्रीज करो। ओके, आप जब भी कौन सा भी कंसेप्ट इमेजिन करके पढ़ोगे, रिलेट करके पढ़ोगे, सो आप वो कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे एंड आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लगेगा एंड फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे मेरा है। ओके, देन अभी बात आती है वर्नाक्युलर मीडियम स्टूडेंट्स की। अभी ये वर्नाक्युलर मीडियम स्टूडेंट्स मीन्स जो स्टूडेंट्स नॉन इंग्लिश मीडियम से है, जैसे कि मैंने अपनी 10th तक की स्टडी मराठी मीडियम में की है। ओके, सो मुझे पता है कि जो वर्नाक्युलर मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम सारी डिफरेंट होती है। उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम इंग्लिश में स्टडी कैसे करेंगे, हम इंग्लिश में पेपर कैसे लिखेंगे, राइट? सो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में कंफर्टेबल होने के लिए आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगेंगे। ओके, बस आपको इस 2 महीने में क्या करना है, आपको सबसे पहले इंग्लिश से नहीं डरना। आप इंग्लिश से कितना भी डरोगे तभी भी आपको इंग्लिश में स्टडी करनी ही है। इसलिए सबसे पहले डर को बाजू में रखो एंड सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करो। देन अभी एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता था। देखो, अभी मराठी में 2 वर्ड्स होते हैं, अंश एंड छेद। इंग्लिश में उसे कुछ हिंदी में उसे कुछ अंश एंड हर बोलते हैं। ओके, सो अंश एंड छेद को हम इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोलते हैं। अभी आपको पता चल गया, अंश एंड छेद को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो अभी से आप इस अंश एंड छेद को भूल जाओगे एंड ओनली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को याद रखोगे। एंड जब भी आपको इन दोनों वर्ड्स का यूज करना है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही यूज करोगे। ओके, एंड यही हैबिट आपको आगे तक फॉलो करनी है। उससे आप डेफिनेटली 2 महीनों के अंदर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाओगे एंड इंग्लिश में पेपर लिखने के एकदम सिंपल लगेगा आपको। ओके, सो जितनी भी बातें बताई उतनी याद रखो एंड सिर्फ पढ़ाई करना स्टार्ट करो। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट कंसेप्ट, यूनिट्स। देखो, अभी इसको हम थोड़ा स्टार्टिंग से देखते हैं। जो फिजिक्स है, फिजिक्स एक डेली लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट है एंड फिजिक्स का सिर्फ एक ही काम है, नेचर के लॉज को डिस्क्राइब करना। फिजिक्स एक डेली लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट है, फिजिक्स का काम है नेचर के लॉज को डिस्क्राइब करना। ओके, सो
जब भी हम हमारे डे टू डे लाइफ में एंड जब नेचर के लॉज को डिस्क्राइब करते हैं, सो उस समय जो मेजरमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट इन्वॉल्व हो जाता है। मेजरमेंट बाय डिफ़ॉल्ट इन्वॉल्व हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल, सपोज हम भाजी लेने जा रहे हैं। सो हमने अंकल को बोला, अंकल 1 किलोग्राम टमाटर दो। सो जो हमने 1 किलोग्राम टर्म यूज़ किया, उससे हमने टमाटर का मेजरमेंट डिफाइन कर लिया। ओके, देन वैसे ही सपोज हम चर्चगेट स्टेशन पर है एंड हमें गेट ऑफ इंडिया जाना है। सो हम किसी से पूछ लेंगे कि अंकल यहाँ से गेट ऑफ इंडिया कितनी दूर है। सो सपोज आंसर आया कुछ आधा किलोमीटर। सो आधा किलोमीटर ये टर्म ने उस डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर दिया, डिफाइन कर दिया। इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें चल के जाना है या टैक्सी से जाना है। ओके, देन और एक, सपोज हम बल्ब लेने जा रहे हैं। सो दुकानदार हमसे पूछेगा कितने वैट का बल्ब चाहिए। वैट, सो वो जो वैट है उससे बल्ब की पावर डिफाइन हो जाती है। ओके, सो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम मेजरमेंट का यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में कितना करते हैं। ओके, सो अभी जो यूनिट्स है उस यूनिट का सिर्फ एक ही काम है, मेजरमेंट को डिफाइन करना। यूनिट्स का सिर्फ एक ही काम है, मेजरमेंट को डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल, जो हमने 1 किलोमीटर, देन किलोग्राम, देन वैट यूज़ किया, ये सारे यूनिट्स थे। इन्होंने मेजरमेंट, क्वांटिटी के मेजरमेंट को डिफाइन कर दिया। जब मैं किलोग्राम बोलता हूँ तो उस टमाटर का मास डिफाइन हो जाता है। जब मैं किलोमीटर बोलता हूँ तो उस रोड की लेंथ डिफाइन हो जाती है। एंड जब मैं वैट बोलता हूँ तो बल्ब की पावर डिफाइन हो जाते हैं। ओके, सो याद रखना, यूनिट का सिर्फ एक ही काम है, मेजरमेंट को डिफाइन करना। ओके, देन अभी हमने जितने भी यूनिट्स सुने और जितने भी यूनिट्स होते हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। सारे यूनिट स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब यूनिट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी भी भाजी वाले को बोला 1 किलोग्राम टमाटर दो, सो भाजी वाला अगर मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश कुछ भी होगा, सो तभी भी 1 किलोग्राम टर्म उसे आराम से समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। ये सब लोग उसे ही फॉलो करते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द यूनिट्स, सो हम बोलेंगे द स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट्स। याद रखना, बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द यूनिट्स, सो हम बोलेंगे द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट्स। ठीक है, देन अभी किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, उसका मेजरमेंट डिफाइन करने के लिए हमें 2 टर्म्स लगते हैं। सपोज 1 किलोग्राम, सो जब हम 1 किलोग्राम बोलते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स है। एक 1 मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू एंड ए किलोग्राम नेम ऑफ यूनिट, राइट। इसलिए अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करना है सो हमें 2 पार्ट लगते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू हमें बताती है कि हमारी क्वांटिटी स्टैंडर्ड यूनिट्स के कितने टाइम है। जब मैं बोलता हूँ 4 किलोमीटर, सो मुझे समझ में आ जाएगा कि जो मेरी क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम के 4 टाइम्स है। एंड किलोग्राम से मीन्स नेम ऑफ यूनिट से हमें क्या समझता है, हम कौन से क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा लेक्चर 30 मिनट्स तक चलने वाला है, ओके, सो जो 30 है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। उससे मुझे समझ में आता है कि हमारा लेक्चर स्टैंडर्ड यूनिट मिनट्स के 30 टाइम्स चलने वाला है, राइट। देन एंड जो यूनिट है, जो मिनट है वो एक यूनिट है। उससे मुझे समझ में आ जाता है कि मिनट यूज़ करने से मैं टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, सो नेम ऑफ यूनिट से मुझे कौन से क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है वो समझ आ जाता है। ओके, यार आपको सिर्फ 2 बात याद रखना,
हाँ, क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो पार्ट्स लगते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू, सेकेंड नेम ऑफ यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू क्या बताता है, क्वांटिटी कितने टाइम से, स्टैंडर्ड यूनिट्स के कितने टाइम से, एंड नेम ऑफ यूनिट से हमें समझता है कि हम कौन से क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको यूनिट समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट में एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के यूनिट आते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के यूनिट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ के यूनिट बहुत सारे हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, फुट। तो जो किलोमीटर है वो एक अलग सिस्टम में आता है, मीटर एक अलग सिस्टम में आता है, एंड फुट एक अलग सिस्टम में आता है। वैसे ही मास के यूनिट भी बहुत सारे हैं, किलोग्राम, ग्राम, देन पाउंड। सो किलोग्राम एक अलग सिस्टम में आता है, ग्राम एक अलग सिस्टम में आता है, एंड पाउंड एक अलग सिस्टम में आता है। ओके, सो पहले के ज़माने में पूरा वर्ड डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम यूज करता था। फॉर एग्जाम्पल CGS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। ओके, सो देखो ये CGS सिस्टम क्या है। CGS सिस्टम मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। MKS सिस्टम मीन्स मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम, एंड FPS सिस्टम मीन्स फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। आई मीन तीनों में सेकेंड कॉमन था। ओके, बट जो लेंथ एंड मास का यूनिट है वो डिफरेंट है। सो इसकी वजह से क्या होता था, अगर वर्ल्ड के दो कंट्री के साइंटिस्ट को कम्युनिकेशन करना है, डिस्कशन करना है, सो डिस्कशन बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम अफ्रीका में ज़्यादा यूज होता था, MKS सिस्टम इंडिया में ज़्यादा यूज होता था, एंड FPS सिस्टम US में ज़्यादा यूज होता था। सो अगर एक इंडियन साइंटिस्ट एंड एक US साइंटिस्ट को कम्युनिकेशन करना है, सो जो इंडियन साइंटिस्ट है वो लेंथ एंड मास को मीटर एंड किलोग्राम में काउंट करता है, एंड जो US साइंटिस्ट है वो लेंथ एंड मास को फुट एंड पाउंड में काउंट करता है। सो जो डिस्कशन है वो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता था। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, 1971 में 14 जनरल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स में एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप कर दिया, एंड उसे नाम दे दिया SI यूनिट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है SI यूनिट। SI यूनिट सिस्टम मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। SI यूनिट मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अभी जो SI यूनिट है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मीन्स पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम को ही अभी फॉलो किया जाता है, एंड अभी तक फॉलो किया जाता है। हम अभी भी ऐसे सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, इसलिए हम हमेशा लेंथ को मीटर में काउंट करते हैं, एंड जो वेट है उसको किलोग्राम में ही काउंट करते हैं। ओके, सो इसकी वजह से क्या हुआ, अगर दो साइंटिस्ट को, दो डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट को कम्युनिकेशन करना है, सो कम्युनिकेशन कन्वीनियंट हो जाता है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो SI सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करता है। अब ये डेसिमल सिस्टम क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ही आगे बहुत काम आने वाला है। डेसिमल सिस्टम देखो, सपोज आपको अभी 15 लाख लिखना है, 15 लाख किलोग्राम। सो 15 लाख मीन्स 15 प्लस 50। सो इस नंबर को मैं डेसिमल सिस्टम में लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻⁶, 1.5 इंटू 10⁻⁶। सो देखो इसमें मैंने क्या किया, मैंने जो डेसिमल पॉइंट था वो 6 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। मैं डेसिमल पॉइंट को 6 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, इसलिए मैंने लिखा 1.5 इंटू 10⁻⁶। अगर मैंने 5 डिजिट शिफ्ट किया होता सो 10⁻⁵ आता, बट मैंने 6 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट किया, इसलिए 10⁻⁵।
अगर राइट में करते तो माइनस आ जाता। ओके, सो अभी के लिए समझ जाओ, अगर मैं डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा सो 10⁻+ पावर आएगी, अगर राइट में शिफ्ट करूंगा तो 10⁻- पावर आएगी, एंड जितने डिजिट शिफ्ट करूंगा उतनी पावर होगी। ओके, अगर लेफ्ट है तो प्लस, राइट है तो नेगेटिव। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्वांटिटीज को एकदम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए आप ये वाला लेक्चर रिवाइज करके रखना एंड बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।